तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा हमने वेक्टर का 6 प्रॉब्लम कर लिया था ना जी। चलो आज देखते हैं 7वें प्रॉब्लम को। चलो भाई अपना असाइनमेंट निकालो। असाइनमेंट का 7वां क्वेश्चन देखो। भाई 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू किस कोण पर कार्य करे कि उनका परिणामी √3 p² प्लस q² हो जाए। बाबू कह रहा है दो बल, एक है P प्लस क्यू। बाबू एक बल, ये जो बल है ये बल है P प्लस क्यू और दूसरा बल है P माइनस क्यू। तो बाबू कह रहा है दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। अच्छा, P प्लस क्यू जब जोड़े हो तो ये बल लंबा बना दिए हैं और P माइनस क्यू घट जाएगा तो ये बल छोटा हो जाएगा। तो कह रहा है दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू कितने कोण पर कार्य करें। बाबू इनके बीच का कोण क्या हो, इनके बीच का कोण थीटा क्या हो कि इनका जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट √3 p² प्लस q², ये रिजल्टेंट 3 p² प्लस q² हो जाए। तो कह रहा है बाबू दो बल, बाबू यहाँ पे दो बल है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। दो बल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू कितने कोण पर लगें, थीटा क्या हो कि बाबू दोनों का रिजल्टेंट √3 p² प्लस q² हो जाए। तो बाबू ये P प्लस क्यू क्या है, ये है पहला बल जिसको हम कहेंगे F1। ये P माइनस क्यू क्या है, दूसरा बल जिसको कहेंगे F2। और बाबू F1 और F2 का रिजल्टेंट बल क्या है, F। तो हम पढ़ें भाई दो बल F1 और F2 का रिजल्टेंट। बाबू दो बलों P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रिजल्टेंट बल F का सूत्र क्या होगा भाई, F बराबर होगा रिजल्टेंट F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा ही हमको निकालना है ना जी। F है रिजल्टेंट बल और रिजल्टेंट बल F कितना हो जाए, ये F रिजल्टेंट बल F कितना हो जाए, F हो जाए √3 p² प्लस q²। F हो जाए √3 p² प्लस q² बराबर रूट अंडर दे दिए F1 है पहला बल क्या है बाबू P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू द होल स्क्वायर प्लस F2 है दूसरा बल P माइनस क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2 F1 है P प्लस क्यू और F2 है P माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छा भाई, रूट से रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे भाई तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3p² प्लस q² बराबर, इसका भी स्क्वायर करोगे बाबू तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, जो टर्म है वो बच जाएगा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर और प्लस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2 और बाबू p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b² तो p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। अच्छे भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो भाई ये हो गया 3p² प्लस q²। 3p² प्लस q² बराबर बाबू p प्लस क्यू द होल स्क्वायर क्या होगा, p² प्लस q² प्लस 2pq, a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ो, p माइनस क्यू द होल स्क्वायर होगा p² प्लस q² माइनस 2pq और प्लस 2 और p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। बाबू प्लस 2pq माइनस 2pq गया और बराबर के इधर भी q² गया तो इधर जो बचा 3p², तो 3p² बराबर तो बराबर 3p² बराबर और p² मिलके p² प्लस p² 2p² प्लस ये q² बचा है तो q² प्लस लास्ट का टर्म बचा है 2p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। बाबू ये इधर आएगा माइनस, ये भी इधर आएगा तो माइनस 3p² इधर आएगा तो माइनस 2p², 3p² माइनस 2p² और माइनस q²। 3p² था ये इधर है तो माइनस 2p² माइनस q² बराबर 2p² माइनस q² इंटू
कॉस थीटा। बाबू 3p² में से 2p² जाएगा, 3p² में से 2p² जाएगा तो p² माइनस q² बराबर 2p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। बाबू इससे ये कट जाएगा, 1 बराबर 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से भाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 मान होता है कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, तो पता चल गया थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी बाबू इतने देर से कह रहे थे तो कह सकते हो कि हाँ दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा था दो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू है और p माइनस क्यू है, दोनों कितने कोण पर लगे कि रिजल्टेंट कितना हो जाए √3p² प्लस q²। तो वो कितने कोण पर लगने चाहिए, 60 डिग्री के कोण पर कार्य करने चाहिए दोनों बलों को, तब जा करके रिजल्टेंट आपको इतना हो जाएगा। तो भाई ये तो समझ में आ गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए असाइनमेंट कह रहा है 2 बल 3p और 2p का परिणामी r है। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बल, बाबू दो बल 3p और 2p, बाबू दो बल है, एक 3p और एक 2p, दो बल 3p और 2p का परिणामी यानी रिजल्टेंट कितना है, r। दो बल 3p और 2p का परिणामी रिजल्टेंट r है। और अब केवल पहले बल को दुगुना कर दें। बाबू ये पहला बल को दुगुना कर रहे हैं, तो अगर पहला बल दुगुना होगा तो 3p नहीं होगा, अगर पहला बल दुगुना होगा तो 3p नहीं 6p हो जाएगा। अब केवल केवल इस पहले बल को दुगुना कर दें, यानी बाबू पहला बल 3p के जगह 6p हो जाए और दूसरा बल वही रह जाए, यानी दूसरा बल बाबू 2p ही रहे, तो देखा जाता है कि परिणामी का मान भी डबल हो जाता है, परिणामी भी बाबू 2r हो जाता है। तो इस समय दोनों बलों के बीच का कोण यानी 3p और 2p के बीच का कोण थीटा हमें निकाल देना है। बाबू क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट में देखो। असाइनमेंट में बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल और एक बल है 3p, दो बल 3p और 2p, बाबू दो बल है 3p और 2p, तो दो बल 3p और 2p का परिणामी r है, दो बल 3p और 2p का परिणामी r है। अब कहता है कि अगर केवल पहले वाले बल को डबल कर दें, 3p से इसको 6p कर दें, अगर पहले वाले बल को डबल कर दें और दूसरा वही रहने दे 2p ही रहने दे, तो देखा जाता है कि परिणामी भी डबल हो जाता है, यानी ये 2r हो जाता है। तो दोनों के बीच का कोण थीटा हमें निकालना है। बाबू तुम्हारे पास दो फिगर है, एक फिगर ये है, तो इससे रिजल्टेंट का सूत्र निकालो। ये 3p और 2p, ये पहले वेक्टर a का मान कितना है, a का मान हो गया बाबू 3p और b का मान हो गया 2p, और 3p और 2p का रिजल्टेंट r है। तो चलो भाई रिजल्टेंट का सूत्र इसमें लगाओ, बोलो तो इसका और इसका रिजल्टेंट बाबू कितना है, r। तो रिजल्टेंट का सूत्र r क्या होता है, रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर, रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो चलो रिजल्टेंट r, सचमुच यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट बाबू सचमुच क्या है, r। तो रिजल्टेंट r, तो रिजल्टेंट सचमुच यहाँ पे r है, r बराबर रूट अंडर a², a है पहला, और बाबू a का मान कितना है, a है पहला बल, तो a का मान 3p है, तो 3p का स्क्वायर यानी 9p² डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस b², b है दूसरा बाबू दूसरा वेक्टर है 2p, और 2p का होल स्क्वायर यानी 4p² प्लस प्लस हो गया 2ab, 2 तो 2 हो गया, और ab, a कितना है 3p और b है 2p, 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। आओ तो रिजल्टेंट r बराबर हो गया रूट अंडर 9p² और 4p², 9 4 13p², 9 और 4 13p² प्लस तो प्लस 2 3 6, 6 दूना 12, 2 3 6, 6 दूना 12 p², 12p² कॉस थीटा। तो बाबू इस पहले वाले फिगर से हमको रिजल्टेंट r मिल गया कि ये रिजल्टेंट यहाँ पे r कितना होगा, फर्स्ट फिगर में हमको मिल गया। वो फर्स्ट फिगर का तो काम कर रही है कि रिजल्टेंट r इतना हो जाएगा। अब सेकंड वाले फिगर में कह रहा है कि अब जब केवल प्रथम बल को डबल कर दें यानी 3p की जगह 6p कर दें
और दूसरा बल वही रहने दे तो रिजल्टेंट 2r हो जाता है। तो बाबू इस समय रिजल्टेंट का सूत्र बोलो तो रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर नहीं, यहाँ पे रिजल्टेंट आर नहीं हुआ, रिजल्टेंट 2r हो गया है ना जी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आर नहीं है, इसका रिजल्टेंट 2r है, तो रिजल्टेंट आर नहीं 2r, तो रिजल्टेंट 2r बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब पहला 6p है तो 6p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है बाबू 6p इंटू बी कितना है 2p इंटू कॉस थीटा। तो बाबू 2r तो 2r बराबर रूट अंडर 6p का होल स्क्वायर, छः आगे 36p स्क्वायर, तो 36p स्क्वायर प्लस 2 दूना 4p स्क्वायर प्लस 2 6 के 12, 12 दूना 24p स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे r का मान तो हम ऑलरेडी आया है, r 2 तो 2 लिख दो, 2 तो 2 लिख दिया, और r का मान कितना है, और इस r का मान यहाँ से रखो तो ये r है बाबू रूट अंडर, तो रूट अंडर 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2 तो 2 हो ही गया, और r का मान ऑलरेडी आ चुका है, पहले r आ चुका है, r बराबर रूट अंडर 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर तो बराबर रूट अंडर 36p स्क्वायर और 4p स्क्वायर, 36 और 4 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत अच्छा बाबू, एक काम करिए, इसी को तो सॉल्व कर देना है और दोनों के बीच का कोण थीटा निकालना है ना जी। चलो बाबू, इस रूट से छुटकारा पाना है तो दोनों बगल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स SOBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट है, रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो केवल बचेगा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे बचेगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। बाबू 13 चौके 52, तो 13 चौके 52p स्क्वायर प्लस 12 चौके 48p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा ना जी। बाबू 48p स्क्वायर कॉस थीटा है, ये तो यहीं रहेगा, और 24 वाला इधर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 48p स्क्वायर कॉस थीटा, 48p स्क्वायर कॉस थीटा, ये इधर आएगा बराबर के माइनस 24p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ये कितना है 40p स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो -52p स्क्वायर। तो चलो भी और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। बाबू बताओ 48p स्क्वायर कॉस थीटा में से 24p स्क्वायर कॉस थीटा जाएगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 से ना बचेगा, तो 24p स्क्वायर कॉस थीटा, 48 में से 24 जाएगा तो 24p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 40p स्क्वायर में से 52p स्क्वायर जाएगा, तो 40 में से 52, 40 छोटा है तो -12p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, 12 दूना 24 हो गया, इधर बचा 2 कॉस थीटा बराबर -1, तो वो कॉस थीटा बराबर -1/2, तो यहाँ जाके कॉस थीटा -1/2 मिला, और आप सबको पता है -1/2 जो मान होता है कॉस 120 का मान होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 120, तो थीटा हो गया बाबू 120 डिग्री। हाँ, इसका मतलब बाबू थीटा 120 मतलब वो जो दोनों बल थे 3p और 2p उनके बीच का कोण 120 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर बाबू इसका यही होगा 120 डिग्री। भाई तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई अपना 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। भाई असाइनमेंट पढ़ो। भाई कह रहा है असाइनमेंट, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूरब दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है। बाबू जब भी दिशा वाला क्वेश्चन आए, पूरब पश्चिम जब भी क्वेश्चन आए दिशा वाला, तो डायरेक्ट पहले तुम अक्ष खींचोगे बिना कुछ सोचे समझे। बाबू ये एक्स अक्ष खींचोगे और ये वाई अक्ष खींचोगे। एक्स अक्ष में इधर की दिशा ईस्ट, उल्टा दिशा वेस्ट, और ऊपर की दिशा नॉर्थ, और नीचे की दिशा साउथ। बाबू जब भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला क्वेश्चन आए तो एक्स और वाई एक्स खींचना, दाहिने बगल ईस्ट, बाएं बगल वेस्ट,
नॉर्थ साउथ। और बाबू जो भी काम स्टार्ट करना होगा तो उसको मूल बिंदु से स्टार्ट करना, ठीक है, यही मूल बिंदु। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलता है। बाबू घर को कहाँ मानोगे? घर को मूल बिंदु पर मानो। चलो भाई, कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर यानी घर से निकलता है, तो बाबू घर को ओरिजिन पे मान लिया। और बाबू घर से निकल करके ये बूढ़ा व्यक्ति पूरब में 10 मीटर चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर चल गया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाबू अपने घर से निकला, घर मूल बिंदु पर है, और घर से निकल के ये बूढ़ा व्यक्ति पूरब में 10 मीटर चला। तो बाबू ये पूरब दिशा में 10 मीटर चल गया। और 10 मीटर तक चलने के बाद ये अपने दाहिने दिशा में नहीं, ये अपने बाएं दिशा में बाबू 60 डिग्री के कोण से घूम जाता है। ये अब ईस्ट के साथ बाबू 60 डिग्री के कोण पर ये घूम जाता है। और फिर ये बूढ़ा व्यक्ति फिर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर, और 10 मीटर फिर यहाँ पे चला। ये 10 मीटर पहले पूरब में चला, और पूरब से चलने के बाद से अपने दाहिनी ओर नहीं, अपने बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर घूम करके फिर 10 मीटर चला। और 10 मीटर चलने के बाद यहाँ एक बेंच लगा था, इस बेंच पे ये बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया। तो बाबू बूढ़ा व्यक्ति पहले पूरब में 10 मीटर, फिर इस तरह 60 डिग्री पर 10 मीटर चला। अब बाबू घर से उसका पोता देख रहा है, ठीक है। अब घर पर उसका पोता है, और पोता अब बूढ़े व्यक्ति को देखता है, तो पोता तो इतना समझदार नहीं कि यहाँ और यहाँ से जाए, या पोता तो एकदम डायरेक्ट दौड़ चलता है बाबू। पोता सीधे बूढ़े व्यक्ति की ओर दौड़ चलता है, दौड़ पड़ता है। तो ये बताना है कि इस पोते को, ये पोता जो चला है, तो पोते को बूढ़े व्यक्ति तक पहुँचने के लिए कितना चलना होगा। बाबू पहले बूढ़ा व्यक्ति चला 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। फिर बाद में वो फिर 10 मीटर चला, तो बी हो गया 10 मीटर। तो पहला वेक्टर का मान 10 मीटर हो गया, दूसरा वेक्टर का मान 10 मीटर हो गया, कोण बाबू 60 डिग्री हो गया। तो इधर इधर नहीं, अब पोता इधर जाएगा तो पोता का कितना चलेगा, यानी रिजल्टेंट निकालना है। और पोता को कितने दिशा में चलना होगा, अल्फ़ा भी निकालना है। तो बाबू हमको ए का मान 10 मीटर मालूम है, बी का मान 10 मीटर मालूम है, तो ए और बी का रिजल्टेंट आर, यानी पोते को बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कितना चलना होगा, ये रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, बोलो। रिजल्टेंट आर का सूत्र होता है रूट अंडर पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना चलना होगा पोते को, बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर। पहला बार ए कितना चला है, पहला बार बाबू ए चला है, बूढ़ा व्यक्ति 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस दूसरा बार भी बाबू 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए, पहला बार ए 10 मीटर और बी भी 10 मीटर, तो 2 तो 2, और ए भी 10 और बी भी बाबू 10 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बाबू रिजल्टेंट आर बराबर हो गया रूट अंडर 10 दहिया 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 दहिया 100 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 100 100 100 300। तो रिजल्टेंट हो गया बाबू रूट अंडर 300, यानी 10√3। तो बाबू रिजल्टेंट हो गया 10√3, मतलब 10 तो 10 और √3 का मान 1.732 मीटर। तो रिजल्टेंट आर हो गया बाबू, जीरो एक अंक दशमलव को बढ़ा देगा, तो 17.32 मीटर। ये किसका मान मिला बाबू, ये रिजल्टेंट का मान मिला। रिजल्टेंट मतलब ये बच्चे को, यानी पोते को बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, कितना चलना होगा। बाबू बूढ़ा व्यक्ति गया है तो 10 और 10 20 मीटर चला है, लेकिन पोता जाएगा तो मात्र 17.32 मीटर चलना पड़ेगा। और किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो बाबू मान लेते हैं पोते को पूरब से अल्फा कोण पर चलना पड़ेगा। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं टैन अल्फा। टैन अल्फा बराबर होता है बाबू बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा 60 है। तो चलो और बी है दूसरा वेक्टर बी भी कितना है, 10 है। 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2 बटा ए है पहला वेक्टर 10 प्लस बी 10 और कॉस 60 1/2, 2 5 10, 2 5 10। बाबू ये हो जाएगा 5√3, 5√3 बटा 10 और 5 मिलके 15, 5 3 15, और √3 से जाएगा तो √3, तो ये हो गया 1/√3।
और बाबू 1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का। तो tan अल्फा बराबर tan 30, तो अल्फा बराबर हो गया बाबू 30 डिग्री। अल्फा अगर 30 डिग्री मिल गया आपको, अगर अल्फा 30 डिग्री मिल गया तो हमको पता चल गया कि हाँ, पोते को बाबू पूरब दिशा से 30 डिग्री का कोण बना के चलना चाहिए। अगर 30 डिग्री का कोण बना के चलेगा तो वो अपने दादाजी तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो भाई, अब अपना 10th नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भाई खूब बढ़िया से समझिएगा और कॉपी वॉपी निकाल लीजिए। कॉपी निकाल करके भाई नोट करते चलिए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो भाई, अपना 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो साबित करें कि ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2। बाबू आपको 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी का मध्य बिंदु सी हो। बाबू ये एक रेखा है ए बी। कह रहा है कि यदि ए बी का मध्य बिंदु क्या हो, सी हो। बहुत अच्छा, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है जी कि यदि ए बी का, अगर ए बी का मध्य बिंदु क्या हो, सी। बाबू ये ए बी रेखा है, अगर ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी हो और यहाँ पे कोई बिंदु है बाबू ओ। अगर ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो ये साबित करना है कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2, यानी ओ ए प्लस ओ बी बाई 2 बराबर ओ सी वेक्टर ना जी, यही साबित करना है। तो कह रहा बाबू कि अगर अगर रेखा ए बी का, अगर ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो साबित करें कि ओ सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी बाई 2 ना। हमें यही साबित करना है, ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2। बाबू इसी चीज़ को हमें प्रूफ कर देना है ना जी। चलो सीधे सीधे देख लेते हैं। बाबू बताओ क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अगर ए बी का मध्य बिंदु सी हो, अगर ए बी का मध्य बिंदु एकदम बीच वाला बिंदु सी हो तो ये साबित करना है कि ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2। एक काम करते हैं बाबू, इस इसके पैरेलल, ये ओ बी है ना, इस ओ बी के पैरेलल में हम एक लाइन इधर खींच देते हैं। ठीक है, ओ बी के पैरेलल में उतना ही लंबा लाइन खींच दिए। उसी तरह ओ ए के पैरेलल में हम उतना ही लंबा पैरेलल लाइन खींच दिए। तो ये इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये खींच दिए। तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे बाबू तो ये तो क्लियर है कि जा करके एकदम यहीं पर टच करेगा। अब बताओ ना, तुम शायद पढ़वे की हो बाबू कि समानांतर चतुर्भुज नियम से। ये क्या बताना है, समानांतर चतुर्भुज नियम से तुम्हें पता है रिजल्टेंट आर, ये पूरा, इसको अगर तुम डी मान लो, ये डी मान लो, तो तुम कह सकते हो ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ से डी, ओ डी यानी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ओ डी बराबर ओ ए प्लस ओ बी। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों के टेल से गुजरता है ना जी। तो ओ डी वेक्टर, ये ओ और डी, ओ डी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ डी वेक्टर बराबर ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अच्छा, वो ओ डी वेक्टर को क्या लिखोगे, ओ डी, ओ से डी तक ओ डी क्या लिखोगे, ओ डी को लिख सकते हो तोड़ करके ओ सी प्लस सी डी, ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। बाबू ओ सी तो ओ सी वेक्टर हो गया ओ सी प्लस सी डी, सी डी मतलब सी से, इस सी से डी तक। एक छोटा सा बात तुमसे हम पूछेंगे, ये तो तय है कि बाबू ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। समानांतर चतुर्भुज में आधा आधा विकर्ण काटते हैं। तो ओ सी और सी डी सेम होगा, तो ओ सी और सी डी सेम होगा। तो ओ सी तो ओ सी लिख दिए, लेकिन सी डी वेक्टर भी क्या होगा, सी डी वेक्टर सी से डी, सी डी वेक्टर भी बाबू ओ सी ए के बराबर होगा। तो सी डी भी ओ सी वेक्टर के बराबर होगा, बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। बाबू अब बताओ, ओ सी प्लस ओ सी, टू ओ सी वेक्टर
ओ सी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर टू ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। हमें क्या चाहिए बाबू, केवल ओ सी, सिर्फ ओ सी वेक्टर बराबर हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई टू, जिसे साबित करना था हमें, हमने साबित करके दिखा दिया ना जी। बहुत अच्छा। तो भाई यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।